तो स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले हम लोगों ने बात की थी इससे पहले के लेक्चर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के इंट्रोडक्शन की। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा कि ये इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और फिर इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस। आज हम लोग बात करेंगे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है। जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेक्निकली इसको हम कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सच टेम्परेचर इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। तो हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मॉलिक्यूल्स के इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर। यानी जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। और थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। ये तब होगा जब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर मास के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें हेक्सेन की, तो CH3 CH2 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 CH1 2 3 4 5 6, ये हुआ नॉर्मल हेक्सेन। और अगर इसको हम कंपेयर करें आइसो हेक्सेन से तो हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3। और यहाँ पर एक हमने CH3 लगा दिया ब्रांच में, तो आइसो हो गया। तो आइसो, और अगर इसका हम नियो भी बना दें, यानी CH3 CH3 CH2 CH3। तो अगर हमें इनमें कंपेयर करना हो कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा, तो जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल हेक्सेन का। उसके बाद फिर आएगा नंबर आइसो हेक्सेन, और फिर लास्ट में आएगा नियो हेक्सेन अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर लीविंग ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज द लीविंग ग्रुप? लीविंग ग्रुप। अब अगर मान लीजिए हमने कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लिया RX, और इस पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देते हैं। ओके, तो क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप के साथ अटैक
करके अटैच होकर कंपाउंड बना देगा, और जो लीविंग ग्रुप है वो अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। इसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप क्या हो गया? द species which departs along with its bonding electrons। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो अलग हो जाता है उसे हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक। अब लीविंग ग्रुप क्या होते हैं? लीविंग एबिलिटी, किसी भी ग्रुप की लिविंग एबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यानी कि जो ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अपना एनायनिक फॉर्म में, वो सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा, उसकी लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सॉल्वेंट। किसी भी रिएक्शन में सॉल्वेंट ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई हम सबस्ट्रेट लेते हैं, सबस्ट्रेट, और इसमें कोई भी रिएजेंट डाला जाता है, रिएजेंट डाला जाता है, तो ये सॉल्वेंट के मीडियम में कुछ बॉन्ड्स को तोड़ता है और कुछ नए बॉन्ड्स बनाता है, और फाइनली चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। यानी कि प्रोडक्ट का बनना वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, सॉल्वेंट के नेचर पर। तो सॉल्वेंट्स जो होते हैं हमारे, सॉल्वेंट्स कितने टाइप के होते हैं? दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं। नंबर वन, सॉल्वेंट जिसे हम बोलते हैं प्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट। और नंबर टू होता है ए प्रोटिक, सॉरी, नंबर एक हो गया पोलर सॉल्वेंट, और नंबर टू हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो नहीं होता है, जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो होता है। अब इन पोलर सॉल्वेंट्स को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, और नंबर टू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। नंबर वन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और नंबर टू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसा कि अभी हमने बताया
कि इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो नहीं होता है। ओके, तो ये होते क्या हैं? नंबर वन, द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली bonded with an electronegative species। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनकी सबसे पहली पहचान होती है कि इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ में। जैसे एग्जांपल H2O, HCl, या फिर CH3COOH। ये सारे एग्जांपल हुए हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। नंबर टू, देयर cation and anions both get solvated। इनके कैटायंस और एनायंस दोनों ही सॉल्वेट हो जाते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें NaOH की, जिसमें सोडियम कैटायन होता है और इसके साथ यहाँ पर OH, इस तरीके से OH बॉन्डेड होते हैं। तो जितने भी यहाँ पर OH हैं उनमें से सोडियम आयन और OH आयन, H+ आयन, ये सारे के सारे यहाँ पर सॉल्वेट हो सकते हैं, इसलिए ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड। क्या हो जाएगा? नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ओके, जैसे CH3C_O, N, CH3CH3, क्या हो गया ये? NN डाई मिथाइल एसिटामाइड, ये हो गया DMDMA। नॉन डाई मिथाइल एसिटामाइड। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं CH3C_O, N, और ये हो गया CH3CH3। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम हो गया
DMF, यानी कि एन एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये दोनों ही जो हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके, ये हो गया पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। तीसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी, जैसे CH3 डबल बॉन्ड OCH3, जिसे बोलते हैं एसीटोन। और चौथा एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें ईथर का, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे किसके, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के, पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में जो दूसरी डेफिनेशन होती है, पहला तो हाइड्रोजन एटम इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, और नंबर टू क्या हो जाएगा, वहां पर हमने देखा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कि वहां कैटायंस और एनायंस दोनों ही सॉल्वेट हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ओनली कैटायंस गेट सॉल्वेटेड, नॉट एनायंस। एनायंस सॉल्वेट नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में फिर से हमने सोडियम ले लिया और सोडियम के साथ बॉन्डिंग हो गई O C डबल बॉन्ड CH3 OC डबल बॉन्ड OCH3, फिर से OC डबल बॉन्ड OCH3 और OC डबल बॉन्ड OCH3। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक स्टेरिक क्लाउडिंग यहाँ पाई जाती है, स्टेरिक क्लाउडिंग है जो कि इसको सॉल्वेट नहीं होने देगी, स्टेरिक क्लाउडिंग। तो क्या यहाँ पर केवल सोडियम आयन ही सॉल्वेट हो पाएगा। तो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, इसलिए केवल कैटायन यहाँ पर सॉल्वेट होता है, एनायन सॉल्वेट नहीं होता है। तो ये पहचान हो गई नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक एबिलिटी होती है किसी भी स्पीसीज की टू अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एज न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया ये, इट इज एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू
अटैक फास्टर ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये जो होती है, ये इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी, ये काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। जबकि बेसिसिटी, बेसिसिटी ये एक थर्मल प्रॉपर्टी होती है, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। और बेसिसिटी, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उस पर भी डिपेंड करती है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? नंबर वन, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है, उस पर डिपेंड करेगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। नंबर टू, अगर हम किसी एक ही पीरियड की बात करें, इन पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों ही सेम होती है, मे बी सेम और डिफरेंट, या ये अलग भी हो सकती है। ठीक, लेकिन जैसे अगर हम बात करें CH3NH2 OH और फ्लोराइड आयन की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो बेसिस न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो होगी CH3 की, फिर NH2 की, फिर OH की और फिर फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी किस पर? CH3 की सबसे ज्यादा है, फिर NH2 की, फिर OH की, फिर F की। ज्यादा अनस्टेबल हमारे यहाँ पर F होगा अगर एक ही पीरियड की बात करें। अगर हम ग्रुप में बात करते हैं, इन ए ग्रुप अगर हम ग्रुप की बात करें, जैसे हमने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अगर हमें यहाँ पर इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालनी है तो देखना पड़ेगा कि वहां सॉल्वेंट का नेचर क्या है। इन ग्रुप इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट नेचर, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर मान लीजिए
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो इस केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर इनको हमको कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाए तो ऐसे केस में इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, और अब फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आएगा आयोडीन, आयोडाइड आयन आएगा। जबकि इसकी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी भी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बेसिसिटी भी क्या होती है, फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड आयन होता है। अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी वहां पर सॉल्वेंट नहीं दिया होता है तो हम मान कर चलेंगे कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर कुछ नहीं दिया होता है तो, अगर दिया होगा तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे।